1 जून को नालंदा लोकसभा सीट पे चुनाव होने हैं और ऐसे में दोनों प्रत्याशी जो है आमने सामने हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं सांसद कौशलेंद्र कुमार, जो चौथी बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। एनडीए के प्रत्याशी हैं, जनता दल यूनाइटेड से फिर से एक बार चुनाव में उतरे हैं। तो वही दूसरी तरफ माले की ओर से डॉक्टर संदीप सौरभ है। तमाम चीज़ों पर, हर मुद्दों पर बात होगी। तो सबसे पहले आज हम सांसद से बात करेंगे कौशलेंद्र जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्यटन सबसे बड़ा मुद्दा है इस जिले का, नदी बहुत बड़ी मुद्दा है और अन्य मुद्दों पर अगर हम बात करें तो रोजगार और पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। 3 बार आप सांसद रहे हैं, चौथी बार आप चुनावी मैदान में हैं। क्या कुछ रणनीति है और कैसे आप तमाम चीज़ों से निपट पाएंगे? आज 2009 से मैं सांसद था। 2009 में जब मैं जीता था, उस समय जो सड़क हाल था जिले में, जो स्थिति थी जी, लगभग जो राजस्व काम है वह भी कहीं सड़क नहीं थी। और नीतीश जी की भी सरकार उसके पहले 2005 में बनी थी। तो जो स्थिति था उस समय से हम लोग ने मेहनत करके प्रधानमंत्री सड़क योजना से बड़ी बड़ी सड़कें भी बनवाई। 12-12 किलोमीटर का कई ऐसे सड़कें थे जो ब्लॉक, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक को जोड़ता है। वो प्रधानमंत्री सड़क योजना से काफी विकास हुआ है। और आज तो स्थिति ऐसी बदल गई है भाई, खुद नालंदा हो, बिहार हो, पछनाता है। पहले आज में इतना अंतर है। एनडीए का भी मुद्दा है। नीतीश कुमार भी बार बार कहते हैं परिवारवाद और जंगल राज, ये दो सबसे बड़ा मुद्दा सामने उभर कर आया है पूरे बिहार की राजनीति में। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे बिहार के आम पब्लिक हो, इन चीजों पर ध्यान देना अनिवार्य है। जो 2015 से पहले का, 5 से पहले का बिहार था, अगर हर आदमी उसके जैसा होता, अगर नीतीश जी के सोच के साथ नहीं होता, तो यह बिहार आज बदलता। और देश की क्या हालात होती उस समय, भ्रष्टाचार चरम पर था। एक हमको याद है कि 2009 में जब जीता था, उस समय भारत सरकार के 4 से 5 मंत्री जेल सलाखों के पीछे थे। हाँ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, खेल घोटाला हुआ था। मेरे सामने देख रहे सब लोग जेल में। और उस हालत से उस समय नरेंद्र मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, उसके खिलाफ देश के प्रधानमंत्री बने 2014। देश में इस तरीके से लूटपाट हुआ कि एक एक जनता चाहती थी कि हमारा देश में जो हो रहा है वो गलत हो। उस तरीके से बिहार में न लाइन ऑर्डर था, न कोई विद्यालय जाने वाले पर पूछने वाला था, न कोई पीने का पानी की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था। जो मूल समस्या जनता का होता है वो नहीं था। और नीतीश कुमार जी के साथ जनता का सहयोग मिला कि तो आप इतना दिन से जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जनता ने उनके साथ जुट करके और धारा में गया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए, हम लोग जैसे लोग 2009 में सांसद हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। 3 कार्यकाल से आप सांसद रहे, 15 सालों का अपना एक अनुभव आपका रहा है। दिल्ली की सत्ता को भी आपने देखा है, संसद को भी देखा है और एनडीए के कार्यकाल को भी देखा है। तो इन 15 वर्षों में जो आपका अनुभव है, एनडीए के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कुछ काम तो ऐसा हुआ, अटल जी देश के जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ही प्रधानमंत्री सड़क योजना चला। और उनका जो सोच था कि ग्रामीण इलाके में कैसे बदलाव, देश का चौमुखी विकास। उनका सोच था कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आवागमन की सुविधा दें, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटक का क्षेत्र हो। उनका प्रयास रहा और उसके बाद से बदलाव आना शुरू हुआ। और उसी का कारण है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी जब रेल मंत्री बने उनके समय में, तो काफी विकास हुआ रेल में, जो देखने का चीज है। हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचते थे कि चंडी होते हुए बिहार शरीफ होते हुए अस्थामा और शेखपुरा तक रेलवे लाइन जाए, लेकिन सब हुआ है। और मुझे लगता है कि जो विकास का पहल हुआ है जी, वो अटल जी के ही टाइम से हुआ और उसके साथ जो भी गठबंधन रहा उसमें विकास हुआ।
3 बार से आप खुद सांसद रहे हैं, आप अपने कार्य को और जो आपका जो टेन्योर रहा है उसको कितना नंबर देते हैं और किन उपलब्धियों पर आपको लगता है कि जनता दोबारा चौथी बार आपको चुने? जनता यहाँ की इतना बेवकूफ थोड़े है। यहाँ नालंदा है, नालंदा में जो विकास हुआ है वो एक एक जनता जानती है, और पहले का बिहार भी जनता देखी है। अगर हम लोग नहीं होते, यहाँ के सांसद नहीं होते, तो ये रेल का काम होता, रोड का काम होता। जब माननीय सांसद चाहे प्रधानमंत्री को मांग करता है, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, हम लोग को नीतीश जी को बधाई देता हूँ कि हम एयरपोर्ट के लिए दिल्ली में उठा रहे थे और उन्होंने यही एयरपोर्ट कैबिनेट से डिसीजन लेके फैसला कर लिया। कि कितनी बड़ी पहल है नीतीश कुमार जी का। अब सोचिए कि हमारे जिला में एक हमारा मुख्य मुद्दा रह गया है, वो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण कराना है। ये हमारा चौथी बार का पहला प्रयास होगा कि हमारे जिले में हर चीज हो गया। एक अंतर्राष्ट्रीय हमारे क्या पुस्तकालय नहीं, जो सुनते थे हम लोग पूर्वजों की बात कि भाई पुस्तकालय जब नालंदा में जल रहा था तो 6 महीना चलते रहते थे, तो हम लोग तो देखे नहीं है, लेकिन एक प्रयास होगा कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय जब विश्वविद्यालय हो सकता है तो पुस्तकालय भी होगा। तो पर्यटन उद्योग क्यों नहीं बन पाता है नालंदा में? एकदम बना है। पर्यटन में ठहराव की व्यवस्था नहीं है, पर्यटक राजस्व की बात की जाए, तमाम चीजों पर सर्वे करिए। जब से जूट सफारी बना है, गंगा जल राजगीर को मिल रहा है, इन चीजों में गया को मिल रहा है, इन चीजों से पर्यटक काफी बढ़े। मगर रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, रोजगार स्थानीय लोग रोजगार से नहीं जुड़ पा रहे। रोजगार जिनको नहीं मिल रहा है उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनको टीन का चश्मा लगाना चाहिए। आप चलिए मेरे साथ, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं जहाँ की 10 उद्योग नहीं, 20 उद्योग नहीं लग रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाए हैं, उससे 5-5 लाख रुपया जो मुफ्त में दे रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, उसका कितना मैंने लाभ मिल रहा है। चलिए कभी एकंगर चलिए, इस्लामपुर चलिए, बिहार शरीफ बगल में अपना नगर नौसा चंडी में कई चीजों का उद्घाटन किया। नेपुरा की बात करें, नेपुरा में भी कार्य वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री का रूप नहीं ले सका। हाँ, बहुत बड़ा नहीं ले सका, उसका कारण हम लोग भी कमजोरी है। जो हमारे लोग हैं उनको ले जाते हैं 2 दिन, अब बढ़ते हैं काम में फिर छोड़ देते हैं। हर लोगों का अलग अलग है। अभी हमारे यहाँ बड़ा इंडस्ट्री भी लगा है इथेनॉल का। ये जो इथेनॉल का फैक्ट्री लगा है बिहार में, मैं समझता हूँ कि पहला होगा जो इतना बड़ा। और लगा है, दिल्ली लगा है, एक और आपको मुजफ्फरपुर में लग रहा है, कई जगह लग रहा है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा लगा है। ठग का जो साइबर ठगी का या अन्य पेपर लीक मामला होता है, तमाम बड़े मुद्दे होते हैं, हर बड़ा जो क्राइम होता है उसका तार नालंदा से जुड़ता है। इस दंश को आप कैसे तोड़ पाएंगे, या जो लोगों के मन में है कि ये कतरीसराय या तमाम साइबर ठगी का अड्डा है, ऐसे जो तमाम चीजें लगती रही है नालंदा के? नहीं, कतरीसराय भी है और जगह भी है, ऐसा नहीं ये सिर्फ नालंदा है। नालंदा में उस घटना से यहाँ के प्रशासन भी प्रयास किए हैं, कई लोगों को जेल भी भेजा, भी कुछ दिन पहले भी कई लोग जेल गए हैं। लेकिन ये बात सही है कि उस तरीके की घटना से हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन अब बहुत घटना घटी है। एक आखिरी सवाल है, तमाम चीजें हो गई, उद्योग की बात हो गई, पर्यटन की बात हो गई, आपने अपने उपलब्धियों को भी गिना दिया। शराबबंदी के बाद सबसे ज्यादा नालंदा ब्राउन शुगर की गिरफ्त में होता चला जा रहा है। ऐसे में इसको रोकने के लिए क्या पहल होगी? आप सांसद हैं, गार्जियन हैं जिले के। देखिए, ये चला है पंजाब से जी, मैं देख रहा हूँ पंजाब में पिछले साल 2-4-5 साल 5 वर्षीय योजना में जो वहाँ के अभी मुख्यमंत्री बने वो हमारे साथ सांसद थे, तो बराबर ही बताते थे कि हमारे क्या इस तरीके से लोग नशा ले रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि हम लोग के बिहार में नालंदा में पनप रहा है जी। इससे कहीं इनकार हम लोग नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे का डेथ भी हुआ है, मैं कई लोगों में गया हूँ, बच्चों का डेथ हुआ है, वो दवाई खाते हैं, नशे में रहते हैं, ध्यान में नहीं तो कभी कोठा पर से कूद जाते हैं, कई दूसरे में फांसी लगा देते हैं। वो घटनाएं भी घटी है और उससे निश्चित रूप से इस पर रोक बैंड होना चाहिए। और हमें मौका मिलेगा इस बार तो हम लोग भारत सरकार से भी, और जिस भी तरह से हो, इसको बैंड होना चाहिए। इस
बैन अगर नहीं हुआ तो हमारे युवा के भविष्य कपर से खिलवाड़ हो जाए। तो ये तमाम चीजें आप सुन रहे थे। सांसद कौशलेंद्र कुमार चौथी बार चुनावी मैदान में, चुनावी रण में है। पर्यटन से लेकर तमाम मुद्दों पर काफी मुखर होकर के काफी साफगोई से अपनी बात रखी है तमाम मुद्दों पर। और इनका जो सबसे बड़ा जो चौथे टर्म का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिनको इन्होंने हथियार के रूप में रखा है कि जब ये चौथी बार चुनकर आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय का निर्माण करेंगे, जो इनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। पर्यटन पे भी काम होगा, नशे का जो कारोबार है उस पे भी, उसके खिलाफ भी मुखर होंगे, हर योजनाओं पे काम करेंगे। एनडीए का तमाम जितने भी योजनाएं थी सबके बारे में इन्होंने बारीकी से बताया है। सब कुछ सही है, फिर चौथी बार जनता क्या फैसला लेती है तो आप सब देखते रहेंगे। तमाम चीजें हैं, तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सौरभ है माले से, डॉक्टर संदीप सौरभ, जेएनयू से पढ़ाई की है, तमाम चीजें। और इनका सीधा मुकाबला जो है एनडीए के उम्मीदवार जदयू के डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार से है। तो ये तमाम चीजें हैं कि जनता आपको वोट क्यों करे। जनता वोट इसलिए करे क्योंकि जनता के सामने दो तरह के विकल्प हैं। एक विकल्प है जो देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग लगातार देश के अंदर हो रहा है। और दूसरी तरफ ये साजिश भी वही खेमा कर रहा है कि राजनीति के भीतर से, चुनाव के भीतर से जनता के एजेंडे गायब कर दिए गए। जैसे महंगाई पे कोई बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हो रही है, महिलाओं की दशा देश के अंदर क्या हो रहा है इस पे कोई बात नहीं है, किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति, 10 सालों में ये सब खराब हुआ है। और इस पे न तो कोई रिपोर्ट कार्ड देने के लिए तैयार है कि हमने 10 साल में क्या किया, और न ही आने वाले समय में कोई एजेंडा देने के लिए तैयार है। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा विकल्प है, जो इंडिया गठबंधन है, जो हम लोग हैं, हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने के पक्ष में हैं। महंगाई कम हो, युवाओं को रोजगार मिले और समाज में जो अमीरी गरीबी का खाई पैदा हुआ है वो खाई पाटा जाए, इसके लिए एजेंडा बनाए हुए हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी हो या नीतीश कुमार, अक्सर आपने देखा होगा जितने भी चुनावी सभा या रैलियां आयोजित होती हैं, परिवारवाद और जंगलराज सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा उभर कर आया है पूरे बिहार की राजनीति में। तो इसको आप डिफेंड कैसे करेंगे। उभर के नहीं आया है, बल्कि परिवारवाद और जंगलराज जो है वो मैन्युफैक्चर्ड एजेंडा है, बनाया हुआ एजेंडा है। असल में राजनीति के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो पैसावाद, बाहुबल और धनबल। धनबल और बाहुबल के चुंगल में देश की राजनीति फंसा हुआ है। मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण। जैसे सब लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि इधर के बीच में जो चुनाव देश के अंदर हुए, खास करके बिहार के अंदर पंचायत चुनाव, अचानक से पैसे की बाढ़ आ गई। राजनीति के भीतर कहने के लिए लोकसभा में खर्च का सीमा है, लेकिन पार्टियां जिस लिहाज से खर्च कर रही, खास करके भारतीय जनता पार्टी, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अथाह पैसा इकट्ठा कर लिया और उस पैसे से जनादेश को खरीदा जा रहा है। जनता ने वोट किया, किसी को जिताया, वो चला गया बीजेपी में। जनता ने जिताया कांग्रेस के लिए, वो चला गया बीजेपी में। जनता ने जिताया राष्ट्रीय जनता दल के लिए, वो चला गया बीजेपी में। कैसे? पैसे के बदौलत। तो ये जो पैसा का खेल राजनीति के अंदर प्रवेश किया है, पैसावाद को ढकने के लिए ही परिवारवाद कहा जा रहा है। मगर अन्यथा परिवारवाद, आप देखिए एनडीए के अंदर जितनी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग बीजेपी कह सकते हैं कि हमारा टॉप नेताओं में परिवारवाद नहीं है। जितने को आपने टिकट दिया है इस बार, आपने देखिए 100 से ज्यादा तो परिवारवादियों का लिस्ट है, उसमें पब्लिक हो चुका है। जितने उनके अलायंस है, बिहार में एलजेपी है, क्या परिवारवाद नहीं है? जीतन राम मांझी की पार्टी क्या परिवारवाद नहीं है? उत्तर प्रदेश में जितने घटक दल है सब क्या परिवारवाद नहीं है? सब जगह इनका परिवारवाद है। लेकिन अब चूंकि मीडिया को आपने समाओ मैनेज कर रखा है, जो आप कहेंगे वही हो रहा है, वही छप रहा है। क्या इंडी गठबंधन में परिवारवाद नहीं है? कांग्रेस में नहीं है, राजद में नहीं है? वही मैं कह रहा हूं कि परिवारवाद, देखिए देश के अंदर जनता के भीतर एक जनरल सेंस है। परिवारवाद एक समस्या जरूर हो सकता है, लेकिन परिवारवाद सबसे बड़ा समस्या है, ऐसा नहीं है। एक जनरल है कि अगर कोई पिता है, उसकी संपत्ति पर उसका बेटा का कब्जा है, यही है देश के अंदर सब जगह। बॉन्ड की आपने बात की, बीजेपी की बात की, सेकंड टीएमसी आती है, थर्ड कांग्रेस आती है, फंडिंग तो सबको गया है। नहीं, देखिए उसमें अंतर, फंडिंग सबको गया, उसमें अंतर है क्योंकि एक तरफ ईडी का छापा के डर से किसी और पार्टी ने तो चंदा नहीं लिया, मतलब इनकैश करवा रही है ईडी को। ईडी ने 2 दर्जन कंपनियां ऐसी है देश के अंदर जिसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा
उसने बीजेपी को चंदा दिया, ईडी का छापा समाप्त हुआ। ठीक है। करीब 15 कंपनियां ऐसी हैं जिसकी आमदनी 1 करोड़ है, चंदा दिया 200 करोड़। कहां से दिया? ईडी का तो काम है कि हम हवाला का पैसा रोके, विदेश का जो गलत पैसा है या जो अननोन पैसा है जिसका कोई सोर्स नहीं पता है, उस तरह के पैसे का इस्तेमाल रोके समाज के अंदर, राजनीति के अंदर। ईडी कहां बैठा हुआ है? जब 1 करोड़ की आमदनी वाला, 1 करोड़ का जिसको मुनाफा हो रहा है जिस कंपनी को, अगर वो 200 करोड़ चंदा बीजेपी को दे रही है तो उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फिर ईडी का रोल क्या है देश के? ठीक है, नेशनल इश्यूज पे आपने बात कर लिया, ये बताने की कोशिश की कि राजद या बीजेपी क्या कर रही है। सवाल मेरा है कि नालंदा में जो भी कार्यकाल गुजरा है सांसद का, कौशलेंद्र कुमार का, उसको आप कितना मार्क्स देते हैं और एनडीए के कार्यकाल को कितना मार्क्स देते हैं? हम मार्क्स नहीं देंगे, जनता मार्क्स दे रही है। जनता में जहां जहां वो जा रहे हैं भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है। देखिए, नालंदा जो है ज्ञान की भूमि है और नालंदा की जनता ने 15 साल इंतजार किया, यहाँ के युवाओं ने इंतजार किया कि हमारा रोजगार का मुद्दा, रोजगार के ऊपर जो नए नए संकट आए हैं, जैसे रेलवे बेच दिया गया, अग्निवीर योजना ला दिया गया, तो इस तरह के मुद्दे हमारा प्रतिनिधि काश लोकसभा में उठाता। ये जनता को उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी, किसानों को उम्मीद थी। अभी आपने देखा गर्मी के मौसम में करीब 10 जगह ऐसी घटनाएं हुई जहां पे खेतों में सैकड़ों एकड़ जमीन जो थी, माने खेती जो थी गेहूं की फसल, सब जल करके राख हो गया। देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि जो हमारा प्रतिनिधि है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हम लोग को कुछ राहत पहुंचवाएंगे। नहीं पहुंच रहा है तो आवाज उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जनता को केवल निराशा लगी है, न तो उनके मुद्दे सदन के अंदर उठे, न ही सड़क पर कोई समाधान हुआ, और न ही गांव के अंदर जाकर के वहां समस्या देख करके उसका कोई विकास हुआ। तो इसीलिए सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि परिवर्तन हो। मतलब एनडीए, आपके हिसाब से एनडीए ने कोई काम नहीं किया? एनडीए ने निगेटिव काम किया, पॉजिटिव कुछ नहीं है। सड़कें, परियोजनाएं, तमाम सड़कें, स्टार्टअप इंडिया, हाँ स्टार्टअप इंडिया की आप बात कहेंगे, स्टार्टअप इंडिया पे तो बीजेपी वोट नहीं मांग रही है। बीजेपी वोट मांग ही नहीं सकती है स्टार्टअप इंडिया के नाम पे, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्रॉड साबित हो चुका है। स्टार्टअप कंपनियां देश में जितनी खुली, अधिकांश बंद हो गई, और बंद करवाने वाली भी सरकार की नीतियां हैं। आपने जब नोटबंदी लाया, आपने जब जीएसटी लाया, आपने हजारों स्टार्टअप कंपनियां को बंद करवा दिया। जो स्टार्टअप कंपनियां नौकरी छोड़ करके लोग अपना दूसरा पेशा को खत्म करके स्टार्टअप कंपनियां खोले थे, आज उनकी दशा पूछिए जाकर क्या है। तो मोदी जी स्टार्टअप के नाम पे अब नहीं मांग रहे हैं, स्टार्टअप के नाम पे मांगना उन्होंने बंद कर दिया वोट। बाकी आपने कहा सड़कें बन रही है, सड़कें कब नहीं बन रही थी, नया तकनीक आया और जनता के ऊपर जो इतना टैक्स बढ़ाया गया। इतिहास के अंदर पहली ऐसी सरकार है जिसने खाद्यान्नों के ऊपर, आटा, चावल, दाल, सरसों का तेल, इस पे टैक्स लगाया। कफन पे टैक्स लगाया गया, कफन पे तो कोई सरकार टैक्स नहीं लगाती थी, इन्होंने लगा दिया। बच्चों के कॉपी कलम किताब पे टैक्स लगाया। तो सब पैसा समेट करके आपने दिया 16 लाख करोड़ रुपए केवल कॉर्पोरेट को टैक्स में रिलैक्सेशन। तो पैसा जनता का तहसील रहे हैं टैक्स, और वो पैसा जा रहा है कॉर्पोरेट के पास, बदले में बीजेपी को कुछ चंदा मिल जा रहा है, और बीच में बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ विकास का, तथाकथित विकास का कुछ रूप दिख जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल यही है, विकास की परिभाषा नए तरीके से गढ़ने की जरूरत है। सड़कें बनना विकास नहीं है। ठीक बात। सड़कों का इस्तेमाल यही हो रहा है नालंदा के अंदर, और गांव, ग्रामीण सड़कें यहाँ की बहुत ही खराब है। आप गांव के घूम करके देखें, यहाँ गांव के जितने लोग बताएंगे, जो मेन सड़कें हैं उसका इस्तेमाल यही हो रहा है कि बेरोजगार जो हमारे युवा हैं बेचारे उसी सड़क से जाकर के पटना ट्रेन पकड़ के दिल्ली और सूरत जा रहे हैं कमाने। तो विकास का जो डेफिनेशन होना चाहिए वो फंडामेंटल होना चाहिए, जमीनी होना चाहिए, जहां पे लोगों को रोजगार मिल रहा हो, जहां बेहतर शिक्षा मिल रहा। संदीप सौरभ को पूरा नालंदा देख रहे हैं आप। संदीप सौरभ का ब्लूप्रिंट क्या होगा नालंदा के लिए? आपने क्या तैयार किया? अभी रोजगार की बात कर ली आपने, बेरोजगारी एक समस्या है, उसको आपने कहा, महंगाई एक समस्या है। अब नालंदा की भूमि पर चूंकि आप नीतीश कुमार के किला को चैलेंज करने आ रहे हैं, चुनौती देने आ रहे हैं, और आपका सामना एक कद्दावर नेता से जो पिछले 3 टर्म के एमपी हैं, नालंदा के लिए क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? नालंदा में देखिए, किसानों की बड़ी समस्या क्या है, यहाँ जल प्रबंधन नहीं। ठीक है। अधिकांश नदियां जो है वो सूख रही हैं, और 2-3 साल से कुछ नदियां ऐसी जिसमें 2-3 साल से पानी नहीं आया। नहर का जहां पे स्वरूप बना हुआ है वो खस्ता हाल में पड़ा हुआ है। किसानों को खाद बीज का दाम बढ़ा हुआ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है समय पे। फसल हो रहा है तो धान बेचने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो एक किसानों की समस्या को लेकर के एक ओवरऑल प्लानिंग करना। नालंदा में आप राजगीर चले जाइए, 2
जगह वहां पे आपको मैं बता रहा हूं। जो आयुध फैक्ट्री लगा 2003 में, बिल्कुल। आयुध फैक्ट्री में जिन लोगों को वहां से हटाया गया, जिनके घर तोड़ी गई, जिनके जमीन छीन लिए गए, वो आज एक उनको नगर बना करके एक जगह बना करके उनको दिया गया। उस जगह का नाम है विस्थापित। ठीक है। बहुत बड़ी आबादी वहां पे रह रही है, लेकिन उनको कोई फंडामेंटल सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं मिली है। अभी 2 बारिश हो जाएगी तो सारा घर टापू की तरह दिखने लगेगा, किसी को कोई रोजगार नहीं। तो उनके जमीन पे आपने कारखाना बना दिया और उनको कुछ नहीं मिला। आपने देखा कि नालंदा में विदेश मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक यूनिवर्सिटी बनाया गया, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। एक सेमेस्टर का फीस है वहां 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। जिनकी जमीन पर वो यूनिवर्सिटी बना, जिन किसानों की जमीन पर, उस किसान का बच्चा वहां नहीं पढ़ सकता। ना तो कोई इंटरनल रिजर्वेशन है और ना ही फी स्ट्रक्चर इस तरह का है जहां पे आम छात्र पढ़ सके। ठीक है। तो इस तरह का मुद्दा उठाना, नालंदा जो ज्ञान की भूमि है, आज सरकार की गलत नीति के चलते, नीतीश कुमार जी की गलत नीति के चलते, यहाँ के अधिकांश प्रखंड, जो 20 प्रखंड है, अधिकांश प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं। तो वहां डिग्री कॉलेज की स्थापना चाहिए। बिहार के अंदर 6% लोग ही ग्रेजुएट हैं, सरकार का रिपोर्ट कहता है। इसको आप कैसे बढ़ाएंगे? 33% इंटरमीडिएट के छात्र जो करते हैं वहां से, उनके लिए कोई डिग्री कॉलेज में जगह नहीं है। तो वो जगह कैसे बनेगी? तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसानों के मामले में, रोजगार में आपको नालंदा में क्यों कारखाना नहीं खुल सकता है? खुल सकता है। क्यों लोगों को पलायन ही करना पड़ेगा? संदीप जी, पर्यटन से बड़ा उद्योग तो पूरे नालंदा के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। ये मुद्दा क्यों नहीं है आपके दिमाग में कि यहाँ पर्यटन को ही उद्योग मैं बनाया तो उसी पे आ रहा हूँ, पर्यटन पे ही मैं आ रहा हूँ। अब तो 3 मुद्दा मैंने कहा, मुद्दे तो अनंत हैं। पर्यटन का मामला है नालंदा का, राजगीर और पावापुरी। देश में हर कोई जानता है, विदेश से लोग आते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज की हकीकत क्या है? कोविड के नाम पर पावापुरी पे जो एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती थी, उसको सरकार ने खत्म किया, रुकना बंद कर दिया। और कोविड कब का खत्म हो गया, अभी तक ट्रेनें नहीं शुरू हुई। राजगीर का कनेक्टिविटी कितने देश के कितने महत्वपूर्ण शहरों से है। क्या मुंबई के लोग चाहें कि राजगीर आना तो आ पाएंगे? कोई ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। यहां तक कि उस इलाके में आप जाइएगा, नालंदा खंडहर है, उसके बगल का जो नगर निगम है, अब तो वहां ढंग का कोई शौचालय नहीं। अब तो विश्व धरोहर हो गया नालंदा। विश्व धरोहर हो गया, लेकिन वहां ढंग का कोई शौचालय नहीं है। बाहर से कोई, तो ये सब जो चीजें हैं, आप स्मार्ट सिटी के नाम पे स्मार्ट लूट कर रहे हैं। जितने बिहार शरीफ के को स्मार्ट सिटी में रख दिया गया, इसके नाम पर 300% टैक्स बढ़ा दिए गए। जो ये बिहार शरीफ के अंदर दुकानदार हैं, जो होटल वाले लोग हैं, उनसे जाकर पूछिए, 300% टैक्स बढ़ा, सुविधा कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं। बड़ी पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी के नीचे जितनी बड़ी आबादी रहती है, उनको आज तक होल्डिंग का कागज नहीं मिला, उनको होल्डिंग नंबर नहीं मिला। उनके सर पे, गर्दन पे तलवार लटका दिया गया कि आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, नोटिस दे दिया गया उनको, और वो 50 साल से वहां रह रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि का काम होता है कि इनके मुद्दों को समझना, देखना और उसको सदन में उठाना। और अगर आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो आप सड़क पर उतरिए, जनता को लेकर आप सड़क पर उतरिए। हमारा यही फॉर्मूला रहा है। पालीगंज में विधायक रहते हुए वहां पे 35 साल से नहरों की उड़ाई नहीं हुई थी, सब नहर खत्म था, कंप्लीटली खत्म। हमने सदन में 2 बार मांग उठाई, नहीं सुना। हमने किसानों को सड़क पर उतार दिया और हमने अनुमंडल कार्यालय को जाम कर दिया। डीएम को कहना पड़ा कि नहीं करवाएंगे, मुख्यमंत्री तक बात हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है करवाएंगे, जाके हुआ। तो 35 साल का जो समस्या था, और कोई बैठा, हमने तो मांग कर दिया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आपको उसको महसूस करना पड़ेगा। समाधान तो सड़कों पर भी निकालना, समाधान सड़कों पर ही निकलता है ज्यादातर समाधान। संसद जो चलता है, अगर सड़कें सुनी हो जाए तो संसद का फायदा क्या है? संसद बहरी हो जाती है। सड़कें सुनी हुई, संसद बहरी हुई। तो सड़कें भी सुनी हो गई, संसद भी बहरी हो गई, तमाम चीजें हैं। लोकसभा चुनाव है, 1 जून को मतदान है। संदीप सौरभ माले से है और काफी जो जबरदस्त एक नारा है कि झंडे पे 3 तारा, बदलाव का नारा। ये तमाम चीजों को लेकर के और जो बुनियादी सुविधाओं पर इन्होंने आक्रामक होकर के अपनी बातों को रखा है, काफी साफगोई से बहुत कुछ स्वीकार भी किया है। तो संदीप सौरभ अपने तमाम कार्यों में जुटे हुए हैं। देखते हैं कि 1 जून को क्या कुछ होता है, जनता का फैसला और इनका जो तमाम जो मत है वो देखने को मिलेगा। 4 जून को काउंटिंग है। तो हमसे बात करने के लिए संदीप सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।